नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की। एक ऐसा राजवंश जिसने पहली बार बिखरे हुए राज्यों को एक धागे में पिरोया और एक महाशक्ति को जन्म दिया। ये कहानी है मौर्य वंश की। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इतना बड़ा और विविधताओं से भरा उपमहाद्वीप आखिर पहली बार एक साम्राज्य के झंडे तले आया कैसे? जाहिर है ये काम बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। इसका जवाब असल में 3 हिस्सों में छिपा है। एक थी जबरदस्त रणनीति, दूसरी थी जोरदार विजय और तीसरा था एक राजा के दिल में हुआ वो बदलाव जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, जहां 2 कमाल के लोगों ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य का सपना देखा जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। तो देखिए, ये हैं वो 2 लोग जिन्होंने सब कुछ शुरू किया। एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, एक जबरदस्त योद्धा जिन्होंने उस वक्त के ताकतवर नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। और दूसरी तरफ चाणक्य, वो मास्टरमाइंड जिनके दिमाग के बिना ये साम्राज्य बस एक सपना ही रह जाता। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके सलाहकार की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ताकत और बुद्धि के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की। और चाणक्य की सोच कितनी गहरी थी, ये हमें उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से पता चलता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि शासन चलाने की एक प्रैक्टिकल गाइड थी। उनका मानना था कि एक मजबूत राज्य सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी और एक बेहतरीन स्पाई नेटवर्क से चलता है। सोचिए, उस जमाने में कितनी मॉडर्न सोच थी ये। अब चलते हैं उस दौर में जब ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था और बात करते हैं इस वंश के सबसे मशहूर शासक की, सम्राट अशोक। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अशोक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट दिखाती है। 272 ईसा पूर्व में जब वो गद्दी पर बैठे तो वो एक बेहद गुस्सैल और क्रूर योद्धा के तौर पर जाने जाते थे। फिर 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का वो भयानक युद्ध, और उस युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म की नीति अपना ली। कलिंग युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने मौर्य साम्राज्य की आत्मा को बदल दिया। जीत तो मिली, पर उस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। नतीजा क्या हुआ? बहुत रक्तपात और बेहिसाब पीड़ा। जीत का जश्न तो दूर, युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और शायद उसी पल अशोक ने खुद से ये सवाल पूछा होगा कि एक साम्राज्य बनाने की असली कीमत क्या होती है? क्या इतनी जाने लेने के बाद मिली जीत सच में जीत कहलाने लायक है? और बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। उस हिंसा को देखकर अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और ऐलान किया कि अब से वो हथियारों से नहीं, बल्कि धम्म से दिलों को जीतेंगे। उनका पूरा शासन शांति, लोगों की भलाई और नैतिक मूल्यों को फैलाने के लिए समर्पित हो गया। सोचिए, एक विजेता सम्राट का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया ने शायद ही ऐसा कुछ देखा हो। लेकिन एक राजा के विचार बदलने से इतना बड़ा साम्राज्य चल तो नहीं सकता है ना। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम काम कर रहा था, एक ऐसी मशीनरी जो पूरे उपमहाद्वीप को कंट्रोल में रखती थी। तो ये साम्राज्य चलता कैसे था? देखिए, इसके कई मजबूत पिलर थे। राजा को सलाह देने के लिए एक काउंसिल थी, पैसों के हिसाब किताब के लिए एक सेंट्रल ट्रेजरी, और शासन वो ऊपर से लेकर एकदम गांव के लेवल तक फैला हुआ था। और हाँ, इन सब पर नजर रखने के लिए एक खूंखार जासूसी नेटवर्क, और देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना। और जब मैं कहता हूं बड़ी सेना, तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ी सेना से है। जरा इन नंबरों पर गौर करिए। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगी हाथी। ये उस जमाने के लिविंग ब्रीदिंग बैटल टैंक्स थे। मतलब ये एक ऐसी मिलिट्री मशीन थी जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और यही ताकत थी जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े हुए थी। लेकिन कहते हैं ना, हर उठने वाली चीज कभी न कभी गिरती है। हर महान साम्राज्य का अंत होता है। तो अब देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ और जाते जाते वो हमारे लिए क्या छोड़ गया। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं निकले, वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। शायद अशोक की शांति वाली नीति ने सेना को भी थोड़ा कमजोर कर दिया था, और नतीजा
185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति ने कर दी और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी निशान, उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। अशोक का बनवाया हुआ ये सिंह स्तंभ, जो कभी उनके साम्राज्य की निशानी था, आज हमारे आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक चक्र, जिसे अशोक ने कर्तव्य और धर्म के प्रतीक के तौर पर अपनाया था, आज हमारे तिरंगे के ठीक बीच में है। ये मौर्य वंश की विरासत का सबसे बड़ा सबूत है, जो हर दिन हमारे सामने होता है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है ना, कि आखिर कैसे कोई 2300 साल पुराना साम्राज्य आज भी इस मॉडर्न दुनिया में हमारे बीच जिंदा है, सिर्फ हमारे झंडे या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं, बल्कि शायद हमारी सोच में भी।